क्या वन नेशन वन इलेक्शन ईवीएम से भी खतरनाक प्लान है? क्या है आरएसएस का बीजेपी का प्लान और क्यों संविधान में संशोधन किया जा रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन से किनको फायदा होगा, किन दलों को फायदा होगा, किन दलों को नुकसान होगा, किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को नुकसान होगा? क्या इससे सचमुच देश का भला होगा या इस देश की बहुसंख्यक आबादी को जो मिल रहा है उस पर भी ताला लग जाएगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको भले इस खबर में मिर्च मसाला न लगे, लेकिन ये वीडियो आपके नस्लों के लिए जरूरी है। खासकर इस देश के 90% उन लोगों के लिए जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक हैं। जो किसान हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन तो है, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। वो कलेक्टर, आईएएस, जज नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, वो मीडिया में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है। ये खबर उन एससी समाज के लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी बहुत नौकरियां तो हैं, लेकिन क्या वो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? क्या वो नौकरियां और रह पाएंगी? जब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, उसके बाद भी जब चारों तरफ एनएफएस किया जाता है, आरक्षण में गड़बड़ियां की जाती है, और सोचिए अभी यूपी में एक ओबीसी समाज के मंत्री ने किस तरह से 177 सीटों का वारा न्यारा कर दिया। ऐसे में जब हर साल चुनाव का दबाव है सरकार पर, तब आरक्षण को इस तरह से खत्म किया जा रहा है, तो सोचिए क्या होगा। ये सवाल है ओबीसी के लिए। उस ओबीसी के साथ क्या होगा जिसकी आबादी तो 60% है, लेकिन जिसको 27% रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है? उस ओबीसी का क्या होगा जो उसके पास थोड़ा बहुत खेत है, वो कृषि भूमि का करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा, लिखा पाएगा? क्या अमेरिका, लंदन तो छोड़िए, आईआईटी, आईआईएम में भेज पाएगा? या वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसान रह जाएगा? क्या सफाई कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर हो सकती है वन नेशन वन इलेक्शन से? और क्या जो सरकार अरबों खरबों रुपए व्यय करती है प्रचार प्रसार पर, वो चुनाव के खर्चे को क्यों जोड़ रही है? क्या इस देश की जनता के अधिकार से बड़ा है पैसा? और पैसा का करना क्या है जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल ही नहीं खुल रहे हैं? सोचिए आप, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे एक ही तर्क दिया जा रहा है। तर्क यह है कि इससे देश का पैसा बचेगा। ठीक इसी तरह का तर्क सोचिए ईवीएम के लेकर दिया गया था कि ईवीएम आएगा तो बैलेट पेपर की लूट नहीं होगी, तुरंत चुनाव हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच है? तुरंत चुनाव हो रहा है? जी नहीं। चुनाव आज भी 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, एक महीने तक होता है। विधानसभा के चुनाव भी एक राज्य में एक महीने का गैप होता है। काउंटिंग भी 2 दिन बाद होती है शुरू। मतलब टाइम नहीं बच रहा है। पहले लोकसभा चुनाव का ड्यूरेशन और आज के लोकसभा चुनाव का ड्यूरेशन देखिए, दोनों में बड़ा है। तो सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाने वाली ये सरकार वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन हाउस, वन नेशन वन लैंड क्यों नहीं करती है? सवाल है कि चुनाव के दबाव से क्यों बचना चाहते हैं? माननीय कांशीराम साहब जो राजनीति के रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने इस देश में बाबा साहेब के बाद बहुजन आंदोलन, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, किसानों के राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत किया, उनको याद करना बहुत जरूरी है। वो कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, वो आपके हितों में फैसले लेगी। सोचिए 60 साल तक कांग्रेस ने मजबूती से सरकार चलाई। मजबूत सरकार थी, राजीव गांधी थी, लेकिन उन्होंने ओबीसी का विरोध किया। इंदिरा गांधी, नेहरू, इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी को वो नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। ओबीसी को तो कुछ भी नहीं दिया। अब उसी तरह से मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी की पिछले 10 साल, 2014 और 2024 में। आपके लिए क्या हुआ? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन चला गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन जनरल कैटेगरी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन ये इस देश के 90% आबादी के लिए फायदेमंद नहीं है। ये देश बड़ा है, कई सारे राज्य हैं। सोचिए अगर दिल्ली में चुनाव होगा तो भी सरकार को कुछ केंद्र सरकार का दबाव होता है केंद्र सरकार पर, क्योंकि केंद्र में जो सत्ता में होते हैं, मान लिया आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको दिल्ली का भी चुनाव लड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के चुनाव के समय केंद्र के कुछ और पॉलिसी बताएंगे दिल्ली के पर। दिल्ली का जब चुनाव होगा
तो भी आपको गैस, तेल, खाना, महंगाई, बेरोजगारी पर बात करनी पड़ेगी। बिहार का चुनाव होगा तो भी इस मुद्दे पर बात होगी। तो हर 6 महीना, साल भर में जब कहीं ना कहीं चुनाव होता है तो आप पर दबाव होता है महंगाई कंट्रोल करने का, आप पर दबाव होता है बेरोजगारी कंट्रोल करने का, आप पर दबाव होता है कि आप जातीय रूप से या धार्मिक रूप से किसी के साथ नफा नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन सोचिए, जब हर 6 महीने, साल भर पर कहीं ना कहीं चुनाव हो, सरकार पर दबाव रहता है, उसके बाद भी जब सरकार महंगाई और रोजगार पर बात ही नहीं कर रही है, जब धर्म की राजनीति हो रही, तो समझिए कि अगर ये दबाव हट जाए, अगर ये दबाव हट जाए महंगाई वाला, बेरोजगारी वाला, चुनाव वाला, और जब चुनाव 10 साल या 5 साल में एक बार होगा, मान लीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन में 5 साल में सारे राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार बन जाएगी, तब सोचिए मजबूत सरकार क्या क्या करेगी और आम जनता का क्या होगा। आप कभी कल्पना कर सकते हैं? कोई आपकी सुनने वाला है? आज तो चुनाव का डर है, चुनाव का दबाव है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? सोचिए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनको तो नुकसान नहीं होगा। सोचिए, आज भी इस देश में 10% आबादी वाले लोग 50%, 60% तक एमएलए एमपी हैं। आज भी 90% जमीनें उनके पास है, 90% बिजनेस उनके पास है, सारा सुख संसाधन उनके पास है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर उनका कब्जा है। जो थोड़ा बहुत SC ST OBC को मिला है वो वोट के डर से मिला है, चुनाव के डर से मिला है, उसका भी विकल्प ढूंढ लिया गया। अब तो वोट का डर भी खत्म हो रहा है। ईवीएम का, ईवीएम ने किस तरह से खेल बना रखा है आप सब जानते हैं। अब आप सोचिए कि ईवीएम का भी डर खत्म हो जाए तो क्या होगा? डर रहेगा, अब इलेक्शन का भी खत्म हो जाए, कोई सरकार 5 साल बन जाएगी, राज्यों में भी चुनाव नहीं होंगे, केंद्र में भी चुनाव नहीं होंगे, सरकार को जो मर्जी आएगी वो करेंगे। और सोचिए भारत में सरकार किसके साथ न्याय करती है, किसके पक्ष में फैसले होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो गरीब है, शोषित, वंचित है, आपको ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है ना, ये चुनाव के डर से मिल रहा है। ये जो थोड़ी बहुत नौकरियां मिल रही है ना, ये चुनाव के डर से मिल रहा है। ये जो रोजगार थोड़े बहुत मिल रहे हैं ना, चुनाव के डर से मिल रहा है। ये जो SC ST OBC का जो नेता बनाए जा रहे हैं ना, आपसे जो गठबंधन किया जा रहा है, ये चुनाव के डर से किया जा रहा है। इस देश में, इस देश के 90% SC ST OBC को जो भी मिला है वो इस संविधान से और चुनावी प्रक्रिया की वजह से। अगर इस देश में बहुसंख्यक आबादी, जिनके पास जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, जिनके पास जो स्पोर्ट्स, सिनेमा, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं है, उनको जो भी थोड़ा बहुत अब मिलने लगा है वो चुनाव के डर से और वोट के डर से मिलने लगा है। और ईवीएम ने लगभग वो डर खत्म कर दिया है। और सोचिए, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए तो वो डर जब खत्म हो जाएगा, तब सोचिए आपके पास क्या बचेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश जातिवादियों का अड्डा है, मनुवादियों का अड्डा है। यहां सबसे पहले परिवार, फिर जाति देखी जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के शोषित वंचित समाज को किसी भी कीमत पर जो अपना वोट का अधिकार है और जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये भी एक झुनझुना है, जैसे वुमेन बिल आया, महिला आरक्षण बिल आया, लेकिन पता नहीं वो कब लागू होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी कहा जा रहा है 2035 से लागू। उन्होंने कहा कि है हिम्मत तो चुनाव कराइए सब राज्यों को भंग करके, और केंद्र की सरकार में भी, और बैलेट पेपर से, ईवीएम से चुनाव कराइए। क्या आपको लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन से सिर्फ पैसा बचेगा, या इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसको वोट की वजह से कभी फ्री राशन, कभी नौकरी, कभी सब्सिडी मिलती है, उन पर तलवार लटक जाएगी? और सवाल है कि कोई मुल्क जब उस देश के लोगों का ही भला नहीं करेगा तो वो किसका भला करेगा? मैं फिर कह रहा हूं, नितिन मेश्राम जो SC समाज से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं, वो तो कह रहे हैं कि 3 साल पर ही चुनाव होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि किसी भी बहुजन को 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक नया शगुफा है और धीरे धीरे ही सही देश में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश है 1 नेशन 1 इलेक्शन।
मुझे लगता है, मेरी राय है कि चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करता है और शोषित वंचित समाज को उनके संवैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार को और सुगम बनाता है। अगर वोट का डर न हो तो इस देश के जातिवादी, मनुवादी सोच से प्रेरित वाले लोग किसी हद तक जा सकते हैं। जब चुनाव का डर है तब तो ये हालत है, जब चुनाव का डर खत्म हो जाएगा तो कल्पना कीजिए। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।